सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदी के पेपर में आपके कुल 14 प्रश्न आएंगे और उन 14 प्रश्न का सॉल्यूशन बाबू आज की इस वीडियो में हम पूरा लेके आए हैं, जो कि 22 फरवरी को आपके पेपर में मिले और आप अच्छे से उसका आंसर लिख ले जाओ। दोस्तों शुरू हो गई तैयारी 22 फरवरी 2024 की। दोस्तों तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर देने जाना है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा 22 फरवरी को यही आएगा, इसकी 100% गारंटी है। अगर आपको भी 22 फरवरी को सब धुआं धुआं करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। 100 नंबर पूरा आज की इस वीडियो से हम आपका पक्का कराने वाले हैं। क्लास 12 हिंदी का पेपर 22 फरवरी को होगा और अगर आप चाहते हो कि 22 फरवरी को आप सब धुआं धुआं करके आओ, हिंदी में कम से कम आप 95% लेकर आओ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। इस वीडियो में सभी प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल एकदम डिटेल्स में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद 22 फरवरी को आप सब धुआं धुआं करके आओगे, इसकी 100% गारंटी नहीं बल्कि 1000% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिंदी के पेपर में आपके कुल 14 प्रश्न आएंगे और उन 14 प्रश्न का सॉल्यूशन बाबू आज की इस वीडियो में हम पूरा लेके आए हैं कि आपको कौन से प्रश्न के लिए कौन सा आंसर तैयार कर लेना है और क्या क्या आपको तैयार करके जाना है, जो कि 22 फरवरी को आपके पेपर में मिले और आप अच्छे से उसका आंसर लिख ले जाओ। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाते हुए हम आपको फटाफट तरीके से बताते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न संख्या 1 और 2 में हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर का आएगा। अब बाबू देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको वही बता सकता है जो पेपर बनाया हो। अब मैं तो पेपर बनाया नहीं हूं, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। बहुविकल्पीय में 10 में 10 लाने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। आप इसे डेली 3 प्रश्न आप तैयार कीजिए। हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं डेली, तो 10 नंबर लाने से आपको यमराज का दादा भी नहीं रोक सकता। मेरी बातों को गौर से सुनना और देखिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 1 और 2 में आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। अब इस 10 नंबर का सॉल्यूशन क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। 3 प्रश्न आपको डेली तैयार करना है हिंदी साहित्य के। ठीक है, 3 प्रश्न आपको डेली हिंदी साहित्य के तैयार करना है। इसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। देखिए 3 प्रश्न आप डेली अगर तैयार करोगे तो अभी आपके पास 90 दिन है। ठीक है, 90 दिन आपके पास अभी है, तो कुल मिलाकर आपके 270 क्वेश्चन एकदम आराम से तैयार हो जाएंगे बिना किसी बोझ के। ठीक है, तो अगर आप 270 क्वेश्चन हिंदी के साहित्य के तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर लाने से बाबू आपको कौनो भी एग्जामिनर नहीं रोक सकता। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये सब पोथी पत्रिका सब लेके आए हैं। सब आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कब 2024 की बोर्ड परीक्षा में आएगा, यानी 22 फरवरी को क्या क्या आने वाला है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। ध्यान देखिए, आराम से इस वीडियो को देखिए। उसके बाद हिंदी में आपको यमराज का दादा भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 3 में, यहां से ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात। प्रश्न संख्या 3 में आपसे हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। यानी बाबू आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश के नीचे आपके प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों का अगर आप उत्तर देंगे, 5 प्रश्न होंगे, तो उसके लिए 10 नंबर आपको मिलेगा, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर। अब इस महत्वपूर्ण गद्यांश में आपको तैयार क्या करना है, ये ध्यान दीजिए। देखिए हम आपको यही 3 बता देते हैं। इन्हीं 3 को अगर आप विधिवत तरीके से पढ़ लेते हो तो 10 नंबर आज ही समझ लो आपका पक्का हो गया। सबसे पहला बात, ठीक है, सबसे पहले आपको राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनका तैयार कर लेना। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बाबू। किनका? राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है उसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इनका आप
राष्ट्र का स्वरूप का आप गद्यांश अच्छे तरीके से पढ़ लो। इससे बाहर अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लिए ना तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया। और अशोक के फूल को पढ़ लीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और भाषा और आधुनिकता। दोस्तों ये 3 ऐसे चैप्टर्स है ना जो हर सेट में लगभग मिलते ही हैं। देखिए अगर राष्ट्र का स्वरूप ना आया तो अशोक का फूल वाला जरूर आएगा, और अशोक के फूल वाला भी नहीं आया तो भाषा और आधुनिकता वाला जरूर आएगा। तो इन 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर सेट में होते हैं बाबू। इन्हें अगर आप तैयार कर लिए अच्छे तरीके से ना तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं गया। तो तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया, पहला भी क्लियर हो गया, तीसरा भी क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए सेम टू सेम प्रश्न संख्या 3 के अकॉर्डिंग प्रश्न संख्या 4 बना है बाबू। ठीक है, जिस तरह से हिंदी गद्यांश आपसे पूछा जाता है उसी तरीके से आपसे हिंदी पद्यांश भी पूछा जाता है। इसके लिए भी बाबू आपको 10 नंबर मिलते हैं। अब इसके लिए क्या तैयार कर लेना है ये भी हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया। सबसे पहले आप पवन द्योतिका तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? पवन द्योतिका, जिसके लेखक है हरिऔध जी। उपाध्याय अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जिसके लेखक पवन द्योतिका। इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद है कैकेयी का अनुताप, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैकेयी का अनुताप, हर साल हर सेट में पूछा जाता है। कैकेयी का अनुताप यानी भरत वाला जो चैप्टर है राम और भरत वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेना। उसके बाद श्रद्धा और मनु वाला जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों अगर आप तैयार कर लिए ना तो 10 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं गया। लेकिन एक शर्त है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पवन द्योतिका का हर श्लोक, हर जो पद्यांश है, हर पद्यांश आपको आना चाहिए, उसकी संदर्भ व्याख्या और व्याख्या। और कैकेयी का अनुताप भी आपको आना चाहिए। कहीं से भी अगर आपसे पूछ ले तो आप इसे अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख ले जाओ, तभी 10 नंबर आपका क्लियर होगा। देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ आपसे पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जो पढ़ने के लिए कहूंगा उससे अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके नंबर कोई काट नहीं सकता। इसकी 100% नहीं बल्कि 100 नहीं बल्कि 1000% गारंटी है। मेरी बातों को गौर से सुनना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 भी क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 5 का में। देखिए प्रश्न संख्या 5 का में आपको लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। बाबू ध्यान से समझना। देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय आपको 3 दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक ही करना होगा। तो इसके लिए हम आपको ये भी बता देते हैं। देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय आपको सिर्फ अगर आप यही 2 तैयार कर लेते हो तो काफी है। अगर आपके पास टाइम बचता है ना तो आप ये भी तैयार कर लो। तो तैयार क्या करना है ये ध्यान दीजिए। पहले तो आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल हर सेट में आता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। बात समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल हर सेट में पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और इन दोनों का अगर ना आया बाय चांस तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जरूर आएगा। तो इन तीनों को अगर आप तैयार कर लेते ना बाबू तो 5 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं गया। मेरी बातों को गौर से सुनना। उसके बाद देखिए कवि का साहित्यिक परिचय आपको प्रश्न संख्या 5 के खा में पूछा जाता है। कवि का साहित्यिक परिचय, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। अब इस 5 नंबर के लिए बाबू आप इन्हीं 3 का अगर तैयार कर लेते हो ना तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गया। आज ही पक्का कर लो, लिख कर रख लो, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर इन्हीं तीनों को आप अगर तैयार कर लेते हो। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सेट में पूछा जाता है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी परिचय के मोहताज नहीं है जयशंकर प्रसाद जी। सब लोग हिंदी पढ़ने वाला जयशंकर प्रसाद को जरूर जानता होगा कि ये कितने बड़े लेखक हैं। हर सेट में हर क्लास में इनका कोई ना कोई पाठ होता ही है। तो जयशंकर प्रसाद का आप तैयार कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए
अब आपको लिए चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 भी क्लियर हो गया, 6 भी क्लियर हो गया, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नहीं तो बाद में पीडीएफ मांगेंगे कमेंट करके। देखिए बाद में कोई सुनता नहीं, तो इसलिए आज ही इसका पीडीएफ आप ले लो, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक पीडीएफ बनाने वाला ऐप आता है, उससे आप इसकी फाइल बना लो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका हो गया, उसके बाद इसका ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 6 पर, ठीक है दोस्तों। अब आई गए हैं प्रश्न संख्या 6 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपसे कहानी का सारांश पूछा जाएगा, यानी बाबू आपको 2 कहानी दी जाएगी, उन्हीं दोनों कहानियों में से किसी एक कहानी को लिखना होगा। उसमें आपसे पूछेगा कि कहानी का सारांश लिखिए या फिर कहानी का उद्देश्य लिखिए। अब इसके लिए कौन सी कहानी तैयार करना है ये भी हम आपको बताते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बाबू, ध्यान से आराम से बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। देखिए यहां पर आप यही 2 कहानी सिर्फ तैयार कर लीजिए। मैं 100% गारंटी नहीं बल्कि 1000% गारंटी के साथ कहता हूं कि पंचलाइट के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। 6 नंबर आपका आज ही पक्का हो गया, पंचलाइट और बहादुर। देखिए ये 2 आप तैयार कर लीजिए, इन दोनों के बाहर कोई भी आने वाला नहीं है। तो 6वां प्रश्न भी क्लियर हो गया, इसमें आपको यही 2 कहानी तैयार करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 पर लिए चलते हैं बाबू। इसमें क्या पूछा जाएगा ये देखो। देखिए अपने जिले का खंडकाव्य वाला प्रश्न आपको लिखना है। देखिए बाबू ध्यान से समझिए, आपको खंडकाव्य ढेर सारे दिए जाएंगे, 10-15 खंडकाव्य दिए जाएंगे। उस खंडकाव्य में से ना एक खंडकाव्य का आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा, यानी किसी ऐसे खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर देना होगा जो आपके जिला में चलता हो। तो खंडकाव्य कितने पूछे जाएंगे अभी दिखाता हूं। देखिए अपने जिले का खंडकाव्य यानी श्रवण कुमार, रश्मिरथी, मुक्तयज्ञ, त्यागपथी, अशोक के फूल, सत्य की जीत, ये सब खंडकाव्य आपके बुक में है। मेरी बातों को गौर से सुना, लेकिन उसमें से आपको उसी खंडकाव्य का आंसर देना है अपनी कॉपी में जिस खंडकाव्य का आपके जिले में पढ़ाया जाता हो। जिस खंडकाव्य को आपके जिले में पढ़ाया जाता हो उसी खंडकाव्य को आपको उसका आंसर अपने कॉपी में लिखना है। अब इसे पता कैसे करेंगे? आपकी बुक में जहां श्रवण कुमार का पाठ शुरू होता है खंडकाव्य का, उसके ऊपर दिया रहता है कि इतने जिलों के लिए निर्धारित है। और अगर ना समझ में आए ना तो अपने क्लास टीचर से, जो हिंदी के टीचर उनसे पूछ लो। और अगर इससे भी ना समझ में आए ना तो आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना, हम सब कुछ बता देंगे बाबू, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी। अब देखिए 7वां प्रश्न भी क्लियर हो गया, 6वां भी क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 का वाले खंड में बाबू आपसे संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और अनुवाद करने के लिए कहेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है अभी हम आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, कहेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से, यानी 2 गद्यांश बाबू आपको दिया जाएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का, किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ और अनुवाद लिखिए। इसमें प्रसंग कुछ नहीं होता बाबू, यानी आपको संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें लेखक का भी नाम नहीं होता, संदर्भ में भी सिर्फ पाठ का नाम लिखना है और अनुवाद में जो संस्कृत रहेगा उसको हिंदी में लिख देना है। बहुत ही आसान है और नंबर आपको बाबू बहुत ढेर मिल रहा है। 7 नंबर का ही पूछा जाएगा, करना कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे बाबू। अब देखिए इसके लिए आपको क्या तैयार करना है अभी हम आपको दिखाता हूं। देखिए संस्कृत भाषाएं महत्वम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इससे एक ना एक पैराग्राफ हर सेट में आपको देखने को मिलेगा। पुराने प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, अगर विश्वास नहीं होता मेरी बातों को गौर से सुनना। देखिए संस्कृत भाषाएं महत्वम वाला जो चैप्टर्स है ना हर सेट में बाबू मिलता है, तो इसलिए इसको आप तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक गद्यांश और एक पाठ वाला गद्यांश और भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, महामना मालवीय, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों को अगर आप सिर्फ तैयार कर लेते हो ना तो बाबू मैं गारंटी नहीं से कह सकता हूं कि 7 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। और लिखने के तरीके को आप
जो लिखने का तरीका है, अगर आपका डाउट है कि मैं अच्छे तरीके से लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद अब इसी पर हम लगे हुए हैं कि इन सभी प्रश्नों को एक एक करके एकदम अच्छे तरीके से आपको बताया जाए, ताकि आपके दिमाग में एकदम पूरा बैठ जाए। ठीक है, अब देखिए 8वां का प्रश्न क्लियर हो गया। अब 8वां का खा में बाबू आपसे देखिए महत्वपूर्ण संस्कृत का श्लोक दिया जाएगा, यानी आपको एक श्लोक, 2 श्लोक दिए जाएंगे। उन दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ और अनुवाद लिखना होगा, जिसमें आपका सुभाषी रत्नानी आप तैयार कर सकते हैं और जातक कथा। देखिए सुभाषी रत्नानी एक श्लोकों का भंडार है, इसमें इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं और हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिर्फ आप सुभाषी रत्नानी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, एक एक श्लोक को चुन चुन कर पढ़ लीजिए, आपको किसी और लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जातक कथा को पढ़ लीजिए। तो कुल मिलाकर आपको यही देखिए संस्कृत में यही 4 लेसन आप तैयार कर लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। 14 नंबर बाबू आपका कौनो एग्जामिनर काट नहीं पाएगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, देखिए इस 14 प्रश्न आप, इस 14 नंबर का जो प्रश्न है, इसके लिए आपको सिर्फ यही 4 पाठ पढ़ने हैं। मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न क्लियर हो गया। अब 9वें प्रश्न में बाबू आपसे मुहावरा और लोकोक्तियां पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर का होता है। 2 नंबर का आपका होता है मुहावरा। अब मुहावरे के लिए क्या तैयार करना है वो भी हम बताते हैं। इस सब पोथी पत्रा जब लेके आए ना, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर इस सारा पोथी पत्र का है। अब इसमें से अब आपको बताते हैं कि मुहावरा में क्या क्या तैयार करना है। देखिए मुहावरा क्या होता है, एकदम आसान भाषा में समझिए। देखिए जब किसी काम में किसी को दिक्कत लगती है तो क्या होता है, देखिए जब किसी कोई काम होता है या फिर कोई मैटर होता है जिसमें कुछ गड़बड़ लिखती है, तो क्या कहते हैं, दाल में कुछ काला है। ठीक है, ये आपने सुना होगा अक्सर। तो ये मुहावरा है आपका, दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना। ठीक है, उसके बाद देखिए टका सा जवाब देना, यानी साफ इनकार कर देना। आप किसी से कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं, वो साफ आपसे मना कर देता है, तो वही हो जाता है बाबू टका सा जवाब देना। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नमक मिर्च लगाना, ये भी बहुत ज्यादा मुहावरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद तलवार की धार पर चलना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्लू सीधा करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आंखों का तारा होना, यानी बहुत अधिक प्यारा होना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे अपने माँ के आंखों के तारे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो वाक्य प्रयोग है ये भी हो जाएगा। और ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत ही कम। ठीक है, उसके बाद पापड़ बेलना, बहुत ही प्यारा और पॉपुलर मुहावरा है पापड़ बेलना। दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, टका सा जवाब देना और दांतों तले उंगली दबाना। ये सब जो मुहावरे ना वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, और ये आसान से भी मुहावरे हैं और कभी भूलेंगे नहीं ऐसे मुहावरे ये हैं। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो 2 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं गया। जब 14 नंबर क्लियर हो जा रहे हैं तो 2 नंबर काहे नहीं क्लियर होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 10 पर। अब 10 में आपसे अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पूछा जाएगा। अब ई कौन बला है, ये हर साल नहीं बल्कि अब की साल से जो संधि विच्छेद था उसको हटाकर अपठित गद्यांश और पद्यांश कर दिया गया है, जो उनकी बहुत ही आसान है। यानी बाबू आपको अनसीन पैसेज एक ठो दिया जाएगा, जो इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, जानते हैं ना उसको। उसी तरीके से अपठित गद्यांश यानी ऐसा गद्यांश दिया जाएगा जिसको आप पढ़े नहीं है, उसके नीचे उसके जिस तरह से देखिए हिंदी में गद्यांश होता है ना, उसी तरह से एक आसान सा गद्यांश आपको दिया जाएगा। उसके नीचे 4-5 ठो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिएगा, 5 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है अपठित गद्यांश, यानी एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन का आपको उत्तर उसी गद्यांश में से छाट कर लिखना होगा। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं ना, तो 5 नंबर के लिए आपको मिल जाएंगे। तो 10वां प्रश्न भी क्लियर होगा।
होगा। अब देखिए लिए चलते हैं बाबू आपको प्रश्न संख्या 11 पर। अब देखिए 11 में खिचड़ी है, का है देखिए, इसमें शब्द युग में आपसे पूछा जाएगा, एक शब्दों के दो शब्द पूछा जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा और वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, यानी 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर 8 नंबर आपको मिल जा रहा है प्रश्न संख्या 11 से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, शब्द युग्म, फिर एक शब्दों के दो शब्द, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। अब इसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या तैयार करना है, सब कुछ लेके आए बाबू, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देखो है पोथी पत्रिका, अब इसमें देखे दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले शब्द युग में देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो हर साल आता है वह है अम्बुज और अम्बुद, हर साल हर सेट में देखने को मिलता है बाबू। ठीक है, तो एक आप तैयार कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पथ और पंथ, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनल और अनिल और सरवण सरमण, पुरुष परुष, व्यसन वसन व्यसन, मेघ मेत, ये जौन शब्द युग में लेके आए बाबू ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए शब्द युग मतलब अम्बुज और अम्बुद का, इन दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। अब इसके बीच में और लगा होगा, ठीक है, ये जो यहाँ पर डैश लगा है इसके बीच में और लगा होगा, तो इस तरीके से होगा, इसका आंसर लिखना होगा। सब कुछ हम आपको बताएंगे बाबू, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए एक शब्दों के दो अर्थ, यानी एक शब्द होगा उसके दो अर्थ आपको लिखने होंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंबर, फिर अली है, फिर पतंग, कनक, पट, विधि, कर और नाग। ये जो तैयार कर लेते हैं, अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं ना, तो एक शब्दों के दो शब्द 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा बाबू। तो आपको शब्द युग में ये तैयार कर लीजिएगा, एक शब्दों के दो अर्थ में ये तैयार कर लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, और इसका लिया था कि नहीं लिया था मुहावरा वाला, ये भी ले लीजिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद कहा गया अनेक शब्दों के, देखिए उसके बाद क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इसमें क्या क्या तैयार करना है ये हम आपको बताते हैं। जैसे जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं बाबू। ध्यान से पढ़िए, अब घबराने की जरूरत नहीं है, और आप जी जान से अब मेहनत करिए, क्योंकि समय एक एक दिन अब आपका कटता जाएगा, क्योंकि 22 फरवरी इतनी जल्दी आएगी बाबू ना कि आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ना आप तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से शुरू कर दो, और हम आपके साथ हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द में सबसे पहले आप तैयार कर लीजिएगा जानने की इच्छा रखने वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसे कोई जीत ही ना सके, उसे भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे कोई जीत ही ना सके उसे क्या कहते हैं, अजीत कहते हैं। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईश्वर में विश्वास रखने वाला। और उसके बाद देखिए जो आंखों के सामने हो, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी कल्पना ना की जा सके, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो आंखों के सामने हो, और जिसका कोई मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई मूल्य ना हो, और जो कभी ना भरे। अनेक शब्दों के एक शब्द में क्या तैयार करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जानने की इच्छा रखने वाला, जिसे कोई जीत ही ना सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो आंखों के सामने हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, और जो कभी ना मरे, अमर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे तैयार कर लेना, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बिल्कुल भी एकदम बता दे रहे हैं। उसके बाद देखिए अशुद्ध वाक्य, यानी कुछ ऐसे वाक्य आपको दिए जाएंगे जो कि अशुद्ध होंगे, उनको शुद्ध करके आपको लिखना होगा। तो जैसे किस तरीके से दिया जाएगा ये ध्यान दीजिए। जैसे दे दिया जाएगा कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, पढ़ाती नहीं है। तो यहाँ पर अध्यापक क्या है, अध्यापक
पुरुष है ना कि महिला है। तो पुरुष के लिए क्या होता है, रहा है और रहता है, तो इसलिए तो यहाँ पर क्या है, रही है, तो इसलिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है। तो यहाँ पर अगर अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, अगर इस तरीके से होता तब तो सही होता, लेकिन यहाँ पर है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, तो ये बाबू गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। उसके बाद देखिए क्या है, तुमने क्या पढ़ रही हो, ये भी गलत है। यहाँ पर हो जाएगा तुम क्या पढ़ रहे हो, ये सही वाक्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना। उसके बाद देखिए तुम कुर्सी पर बैठा है, ये भी ससुरा गलत है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो आप बात समझ रहे हैं ना। तो ग्रामर प्रश्न में क्या तैयार करना है, देखिए सबसे पहले शब्द युग में तैयार कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद एक शब्दों के दो अर्थ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द, इसका भी जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद अशुद्ध वाक्य, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इन सब की आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए ये जो ग्रामर प्रश्न है ये बिल्कुल प्रैक्टिस पर आधारित है। जितने ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना बाबू, उतने ज़्यादा आपको याद होगा। तो प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ग्रामर में। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ग्रामर प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या बाबू 12 पर। अब 12 में आपसे रस, छंद और अलंकार पूछा जाएगा, जिसके लिए बाबू आपको 6 नंबर मिलेगा। अब इस 6 नंबर के लिए क्या क्या तैयार करना है वो भी बताता हूं। घबराते काहे हो, जब ये सब पोथी पत्रिका अपने पास है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देखते हैं कितना है, रात भर जाग जाग के वीडियो बनी है कल, क्योंकि कल ही टाइम टेबल आया और हमने सोचा कल ही हिंदी वाली वीडियो बना दे, ताकि जितने भी स्टूडेंट इधर उधर घूम रहे हैं वो सब तैयारी में लग जाए। ठीक है, अब देखिए 12वें प्रश्न में रस सबसे पहले पूछा जाएगा, फिर छंद, फिर अलंकार। रस में आप वीर रस तैयार कर लो, हास्य रस और करुण रस, इससे बाहर कौनो रस आपका आने वाला नहीं है। और उसके बाद देखिए छंद आता है। अब छंद में आप दोहा तैयार कर लो और चौपाई तैयार कर लो। इन दो अगर आप तैयार कर लेते हो, दोहा तैयार कर लेते हो और चौपाई तैयार कर लेते हो, तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, ये 2-2 नंबर का पूछा जाता है, कुल मिलाकर 6 नंबर वाइज से मिलता है। ठीक है, तो आपको रस में वीर रस, हास्य रस, करुण रस तैयार करना है और छंद में दोहा और चौपाई तैयार करना है। और देखिए उसके बाद अलंकार में रूपक तैयार कर लीजिए, उत्प्रेक्षा और अगर टाइम मिले तो अनुप्रासों तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इतना तैयार कर लीजिए ना, जितना हम बता रहे हैं ना बाबू, तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप अच्छे नंबर नहीं लाए ना तो फिर आपकी गलती है, हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं देना। पेपर उठाकर आप देख लेना, अगर क्वेश्चन ना मिले तो अनसब्सक्राइब कर देना उसी वक्त हमारे चैनल को और चले जाना कहीं और। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहला पेपर हिंदी का होगा, तो हिंदी का पेपर पहला होगा। तो हिंदी का अगर आप पेपर जिस तरीके से लिखेंगे उस तरीके से अगर आपका गलत होगा तो आप, अगर आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब देखो बाबू प्रश्न संख्या 12 भी क्लियर हो गया। अब लिए चलते हैं ना प्रश्न संख्या 13वां पर, जिसमें बाबू आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। अब एप्लीकेशन कौने टॉपिक पर लिखना है ये तो देख लो, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में यही तैयार करके जाओ और यही आए। और इसकी गारंटी है बाबू, जो जो हम बताएंगे ना वही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये वीडियो ना बाबू ऐसे नहीं लिखकर बना दी गई है। इससे देखिए इसमें क्या क्या किया गया, अभी तक जो वीडियो नहीं आ रही थी ना, इसका कारण यही वीडियो है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि 3 दिन में एक वीडियो बनाते हो तो कैसे हम पास होंगे। अब तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने में ना कोई 1 दिन का समय नहीं लगता, इसमें हजारों रिसर्च करने पड़ती है, बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को देखना पड़ता है, तब जाकर वीडियोस बनती है। ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनना।
अब लिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पत्र लेखन है ना वो क्या है, अपने गांव की सफाई हेतु नगर निगम को प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आपके गांव की जो सफाई होती ना, अपने गांव की सफाई कराने के लिए जो आपका नगर निगम है उसको एक एप्लीकेशन लिखो कि हमने गांव में सफाई करवाई दो ना, बहुत ही ज्यादा कचरा इधर उधर फैला है। तो तब जाकर नगर निगम आपके प्रार्थना पत्र को देखेगा, उसके बाद आपके गांव की सफाई हो जाएगी। तो गांव की सफाई करने के लिए नगर निगम को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। कैसे लिखना है ये आप देख लेना, अगर नहीं समझ में आना तो कमेंट करना, तुरंत वीडियो बनाकर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र। यानी बैंक में बाबू आपको जब जाते ना, जब देखिए क्लास 9th में आपका जब वजीफा जिसको कहते हैं देहाती भाषा में छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जब आप आ रही थी आपकी, तो उसके लिए आपने खाता खुलाया था ना बैंक में, तो उसी खाता खुलवाने के लिए एक शाखा प्रबंधक को एक एप्लीकेशन दिए थे। उसी एप्लीकेशन को आपको अपनी भाषा में लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। बात समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। यानी अगर आपको एक छोटा मोटा बिजनेस करना है ना, तो उसके लिए आप शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए कि हमको एक तो बिजनेस करना है, उसके लिए हमको कुछ उधार चाहिए, कुछ लोन चाहिए, वही आप हमको दिला दीजिए। वही होता है शाखा प्रबंधक को कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र, ठीक है। तो इसमें क्या तैयार करना है, सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए अपने गांव की सफाई हेतु नगर निगम को प्रार्थना पत्र। उसके बाद तैयार कर लीजिए छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र। उसके बाद तैयार कर लीजिए कुटीर उद्योग खोलने के लिए ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र। यही 3 अगर आप तैयार करके गए ना बाबू, तो ध्यान से सुनना, मेरी बातों को याद रखना, आपको कोई भी एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता। लेकिन इसको लिखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं सिर्फ याद करके छोड़ दो, इसको पेपर में लिखना भी पड़ेगा बाबू। ऐसा नहीं सिर्फ याद कर लो और आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख कर जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ज्यादा ये आपका मजबूत होता जाएगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अब लिए चलते हैं बाबू एकदम लास्ट वाले प्रश्न पर, जो कि बहुत ही ज्यादा नंबर देने वाला प्रश्न है। सिर्फ आपको लिखना है इतिहास की तरह, जिस तरह इतिहास में हेडिंग देखते ना कितनी लंबी लंबी होती है, उसी तरीके से आपको इसको लिखना है। अब निबंधवा कहाँ गया, इसको खोजते हैं। देखिए इतना सारा कागज लिखे आए हैं, अब इसमें निबंध कहीं खो गया है, निबंध ससुरा मिल नहीं रहा है। 1 मिनट, हाँ मिल गया। अब देखिए महत्वपूर्ण निबंध आपको क्या क्या तैयार करना है, ये ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें 2 निबंध जो कि गवर्नमेंट ने जोड़े हैं, वो कौन कौन से निबंध है, ये सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो कि सरकार ने जुड़वाए हैं। देखिए भारतीय चंद्रयान 3 इस पर आना कंफर्म है। उसके बाद अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आने वाला ही है। हर साल पिछले वर्ष आया था, उसके बाद कभी इसका नामो निशान नहीं इतिहास में कि आजादी का अमृत महोत्सव कैसे क्या होता है, इस पर निबंध। तो इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव, इस पर एक अलग से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप इसमें देखकर लिख लेना। उसके बाद देखिए आतंकवाद की समस्या और समाधान, बाढ़ की समस्या, बेरोजगारी से आजादी। दोस्तों ये जो निबंध मैं आपको बता रहा हूं ना, आतंकवाद की समस्या और समाधान, हर सेट में आप देख लीजिए, ये आपको देखने को मिलेगा। और बाढ़ की समस्या और समाधान, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेरोजगारी से आजादी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजादी का अमृत महोत्सव, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाबू, इतना सारा अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इतने सारे चूरन रहे जो आपको हम खिलाए हैं, ठीक है। तो अगर आप इस सब चूरन खा लेते हो ना, तो एग्जाम में धड़ाधड़ नंबर फोड़ोगे। तो इसलिए ये सब चूरन आप गट से खा लो। उसके बाद देखिए इतने सारे चूरन थे, अब कुछ और नहीं है, तो आप इनको तैयार करके जाइए और 100 में 95% खींच कर लाइएगा। मेरी बातों को ध्यान में रखिए, 100 में 95% छीन कर लेकर आइएगा एग्जामिनर से।
अगर आप देखिए लिखे रहेंगे, आपकी कॉपी भरी रहेगी, तो एग्जामिनर बेचारा मजबूर हो जाएगा नंबर देने पर। देखिए एग्जामिनर से, बहुत सारे एग्जामिनर से बात हुई है, वो बेचारे ऐसे नहीं होते कि किसी को नंबर ना दे, लेकिन बहुत ही मजबूर होकर वो नंबर नहीं देते। कब नंबर नहीं देते? जब कॉपी में कुछ लिखा नहीं होता, क्योंकि वो भी कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि कोई भी बच्चा फेल ना हो, किसी का भविष्य खराब ना हो। लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, आप हवाई में पास होने के चक्कर में मत रखिए कि बिना पढ़े कैसे पास हो, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। ये सब फालतू की चीजें हैं, इनसे कुछ भी उखड़ने सफरने वाला नहीं है। तो मेरी बातों को आप अगर समझ गए होंगे तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। देखिए दोस्तों, तैयारी को हम एकदम आसान बना दिए हैं आपको। इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो बोर बिल्कुल भी नहीं होगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना। जब आप लाइक करते हो तो दिल से सुकून मिलता है दोस्तों। और प्यारा सा एक कमेंट करके चले जाना ताकि हमको और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। और इसके बाद कौन सा वीडियो आएगा सबसे पहले यही कमेंट करना मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए।